नेक्स्ट बात करते हैं रिकर्जन में फिबोनाची की। फिबोनाची जो होता है मेरा, उसके अंदर मेरे पास ये पहला ऐसा केस है जो डिवाइड एंड कॉन्कर पे रन करता है। मुझे पता है इसको हमने रिकर्जन बेसिक्स में पढ़ा था, पर ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। हमने रिकर्जन का जो फंक्शन लिखा था फिबोनाची के लिए, तो क्या लिखा था, फिबोनाची में अगर पैरामीटर n पास होता है तो पहले फिबोनाची ऑफ हम n-1 कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर फिबोनाची ऑफ n-2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, बड़ी जो प्रॉब्लम थी n ऑफ फिबोनाची कैलकुलेट करना, उसको मैंने दो छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला छोटा पार्ट है n-1 के लिए कैलकुलेट करना, दूसरा छोटा पार्ट है n-2 के लिए कैलकुलेट करना। फिर दोनों के आंसर को मैंने कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, ये डिवीजन 1 है, ये डिवीजन 2 है, और फिर दोनों को जब मैंने ऐड कर दिया तो ये है मेरा कंबाइन या मेरा कॉन्कर वाला स्टेप। सो दिस इज ऑल्सो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच जो हम फिबोनाची को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। बेस केस हो जाता था कि n की वैल्यू अगर 0 हो जाए या n की वैल्यू 1 हो जाए तो उस केस में हम n को ही रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फिबोनाची काम कैसे करता है। फिबोनाची को रिकर्जन के टाइम पर सॉल्व करते टाइम हमने देखा था कि फिबोनाची का फंक्शन n अगर है तो मैं पहले क्या करूँ, फिबोनाची ऑफ n-1 देख लूँ, फिर मैं फिबोनाची ऑफ n-2 देख लूँ। तो ये जो मेरा इक्वेशन बनी है इसको मैं कहती हूँ अपनी रेकरेंस इक्वेशन या रेकरेंस रिलेशन। और क्योंकि ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी पे काम करता है तो यहाँ हम वर्क डन वाली अप्रोच नहीं देखेंगे, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा रेकरेंस इक्वेशन की हेल्प से इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे होंगे। कैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए मैं लिखूंगी, क्या मैं लिख सकती हूँ, अगर n का फिबोनाची कैलकुलेट करने में जो टाइम लगा होगा वो होगा tn, तो क्या मैं कह सकती हूँ वो टोटल टाइम इक्वल होगा n-1 को जितना लगा प्लस n-2 को कितना लगा। तो क्या इस इक्वेशन से मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरा tn वो टाइम है जो फिबोनाची ऑफ n को लगता है n का फिबोनाची या nth फिबोनाची कैलकुलेट करने के लिए, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू t ऑफ n-1, यानी n-1 वाला कैलकुलेट करने में प्लस t ऑफ n-2 यानी n-2 वाला कैलकुलेट करने में प्लस सम कांस्टेंट टाइम k। ये कांस्टेंट टाइम k कहाँ आया, अगर मैंने फिबोनाची ऑफ n के लिए कॉल लगाई तो ये वाला टाइम तो उसको लगेगा ही n-1 वाला, ये वाला टाइम भी लगेगा n-2 वाला, प्लस उसको कुछ कांस्टेंट टाइम लगेगा। कांस्टेंट टाइम क्यों लगेगा, हो सकता है ये जो रिटर्न वाली स्टेटमेंट है ये भी एक सिंगल ऑपरेशन तो है ही, तो ये कुछ टाइम ले सकता है रिटर्न। ये जो इफ स्टेटमेंट है इसको चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो कह सकते हैं ये जो टाइम होगा ये बड़ा नहीं होगा, इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं करता, तो ये मेरा कांस्टेंट टाइम है, बिग ऑफ 1 वाला टाइम है। तो ये इक्वेशन आती है मेरी टाइम की जब भी मैं फिबोनाची की बात करती हूँ। t ऑफ n विल बी इक्वल टू t ऑफ n-1 प्लस t ऑफ n-2 प्लस सम k। अब क्या मैं लिख सकती हूँ, मेरा जो t ऑफ n-1 है दैट विल बी इक्वल टू t ऑफ n-2 प्लस t ऑफ n-3 प्लस k। इसी तरीके से t ऑफ n-2 विल बी इक्वल टू t ऑफ n-3 प्लस t ऑफ n-4 प्लस माई k। सेम लॉजिक से t ऑफ n-3 इज इक्वल टू t ऑफ n-4 प्लस t ऑफ n-5 प्लस k, एंड मेरा जो t ऑफ n-4 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू t ऑफ n-5 प्लस t ऑफ n-6 प्लस k। इसी तरीके से मैं चलते जाऊंगी तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, लास्ट में मेरे पास आएगा t ऑफ 2 इज इक्वल टू t ऑफ 1 प्लस t ऑफ 0 प्लस k। अब फिबोनाची ऑफ 1 कैलकुलेट करने में मुझे पता है मुझे k1 कांस्टेंट टाइम लगता है, और फिबोनाची ऑफ 0 कैलकुलेट करने में मुझे k2 कांस्टेंट टाइम लगता है। फिबोनाची ऑफ 1 को कैलकुलेट करने में कांस्टेंट टाइम क्यों लगा, क्योंकि ये तो मेरे बेस केस में है। अब इन फैक्ट ये जो मेरी रेकरेंस रिलेशन निकला है, इस पूरे के पूरे रेकरेंस रिलेशन को मैं अपने रिकर्जन ट्री की फॉर्म में भी विजुअलाइज करा सकती हूँ। कैसे कराएंगे ट्री की फॉर्म में, मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर माई n इज इक्वल टू 4, जब n की वैल्यू 4 के बराबर होगी तो मेरा रेफरेंस ट्री कैसा दिखेगा। n इज इक्वल टू 4 के लिए फिबोनाची के अंदर सबसे पहले तो मैं कॉल लगाऊंगी फिबोनाची ऑफ 4 को। फिबोनाची ऑफ 4 क्या करेगा, फिबोनाची ऑफ 3 को कॉल लगाएगा। ये क्या करेगा, फिबोनाची ऑफ 2 को कॉल लगाएगा। उसके बाद फिबोनाची ऑफ 3 क्या करेगा, फिबोनाची ऑफ 2 को कॉल लगाएगा और फिबोनाची ऑफ 1 को कॉल लगाएगा। ये फिबोनाची ऑफ 1 को कॉल लगाएगा और फिबोनाची ऑफ 0 को कॉल लगाएगा। फिबोनाची ऑफ 2 क्या करेगा, फिबोनाची ऑफ 1 को कॉल लगाएगा, फिबोनाची ऑफ 0 को कॉल लगाएगा। अब यहाँ पर फिबोनाची ऑफ 1 आगे कॉल नहीं लगाएगा क्योंकि ये मेरा बेस केस है। यहाँ पर भी मेरा बेस केस आ गया, यहाँ पर भी मेरा बेस केस आ गया और यहाँ पे भी मेरे बेस केसेस हिट हो गए हैं। तो क्या हुआ, इस तरीके से मेरे कॉल्स लगे होंगे जब भी मैं एक फिबोनाची वाले फंक्शन को कॉल करती हूँ तो। और इसमें कॉल स्टैक कैसा बनेगा, उस कॉल स्टैक को भी हम विजुअलाइज कर लेते हैं।
कॉल स्टैक ऐसा बनेगा कि सबसे पहले फिबोनाची ऑफ 4 कॉल लगाएगा मेरे फिबोनाची ऑफ 3 को, उसके बाद फिबोनाची ऑफ 3 कॉल लगाएगा मेरे फिबोनाची ऑफ 2 को। तो पहले इस फंक्शन को कॉल लगी है, फिर इसने इसको लगाई है, फिर इसने इसको लगाई है। अब फिबोनाची ऑफ 2 कॉल लगा रहा है फिबोनाची ऑफ 1 को, तो यहाँ पे भी एक और लेवल बढ़ जाएगा। फिबोनाची ऑफ 2 कॉल लगाएगा फिबोनाची ऑफ 1 को, तो ये बन गया मेरा 4th फंक्शन जिसको कॉल लगी है। यहाँ मेरा बेस केस हिट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर देगा। वैल्यू रिटर्न करते ही ये मेरे कॉल स्टैक से नीचे आ जाएगा और वापस से फिबोनाची ऑफ 2 पर हम आ जाएंगे। अब फिबोनाची ऑफ 2 किसको कॉल लगाएगा, फिबोनाची ऑफ 0 को। तो यहाँ पे एक नई कॉल आ जाएगी कॉल स्टैक के अंदर जिसमें हम फिबोनाची ऑफ 0 पे आ जाते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी कॉल नंबर 5 लगी है। कॉल नंबर 5 क्या करेगी, यहाँ से बेस केस हिट किया, हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू, दोबारा से ऊपर कॉल स्टैक से वैल्यू हट जाएगी और हम फिबोनाची ऑफ 2 पर आ जाएंगे। अब फिबोनाची ऑफ 3 पर वो वापस चला जाएगा, तो मेरे रिकर्जन स्टैक से ये वाली चीज़ हट जाएगी। अब फिबोनाची ऑफ 3 क्या करेगा, फिबोनाची ऑफ 1 को कॉल लगाएगा कुछ इस तरीके से, तो ये बन जाएगी मेरी 6th कॉल। 6th कॉल के अंदर एक और लेवल आ जाएगा कॉल स्टैक में, जहाँ पे मेरे फिबोनाची ऑफ 1 के लिए कैलकुलेट होंगी चीज़ें। फिबोनाची ऑफ 1 पे मैं बेस केस हिट कर जाऊँगी, तो ये भी वापस से वैल्यू रिटर्न करके यहाँ आ जाएगा, तो ये भी मेरा कॉल स्टैक से हट जाएगा। उसके बाद में आ गई फिबोनाची ऑफ 3 पर। फिबोनाची ऑफ 3 ने दोनों को कॉल लगा ली, अब ये वापस आ जाएगा F4 की तरफ, तो यहाँ से कर देंगे इसको डिलीट। एंड उसके बाद F4 पर हम जैसे ही पहुँच गए, F4 अब कॉल लगाएगा F2 को। F2 जैसे ही कॉल लगाएगा, F2 यहाँ पे कॉल हो जाएगा कॉल स्टैक के अंदर, एंड ये बन जाएगी मेरी कौन सी कॉल, ये बन जाएगी मेरी 7th कॉल। तो पहले इनकी कॉल्स खत्म हुई यहाँ तक, फिर क्या हुआ, ये वाली कॉल खत्म हुई, उसके बाद क्या हुआ, ये वाली कॉल खत्म हुई, फिर मेरी इस पर कॉल लगी है, फिर मैं वापस जाके यहाँ पे कॉल लगाऊंगी, फिर यहाँ पे आऊँगी, फिर यहाँ पे आऊँगी। तो इस तरीके से मेरा रिकर्जन काम करता है। F2 क्या करेगा, अब F2 कॉल लगाएगा आगे जाकर F1 को, तो F1 को जैसे ही कॉल लगाएगा मेरा कॉल स्टैक बन जाएगा F1 का। F1 पर मैं हिट कर दूंगी बेस केस, और F1 वाली कौन सी कॉल थी, 8th कॉल थी। F1 से मैं वापस आ जाऊंगी F2 पर। F2 अब एक सेकंड कॉल लगाएगा F0 को। F0 को जैसे ही कॉल लगाएगा, ये F1 तो हट ही चुका था, अब F2 कॉल लगा रहा है F0 को, तो एक और कॉल स्टैक के अंदर मेरा कॉल फ्रेम बन जाएगा। अब F0 पर मैं जैसे ही आई, ये बन गई मेरी लास्ट कॉल विच इज़ माई 9th कॉल। 9th कॉल में बेस केस हिट कर गया, तो ये अपना आंसर वापस रिटर्न कर देगा F2 को। रिटर्न किया तो कॉल स्टैक से भी हट जाएगा। अब F2 पर आ गए, F2 क्या करेगा, F2 भी रिटर्न कर देगा F4 को। रिटर्न किया तो ये भी कॉल स्टैक से हट जाएगा, कॉल स्टैक से यहाँ हट गया, और फाइनल आंसर जो है मेरा F4 कैलकुलेट करके निकाल लेगा, जो F3 ने इसको फाइनल वैल्यू भेजी थी प्लस जो F2 ने इसको फाइनल वैल्यू भेजी थी। तो इस तरीके से ये भी अपना फाइनल आंसर रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को। तो टोटल कितनी कॉल्स लगी, n = 4 के लिए मेरे पास टोटल n कॉल्स लगती हैं। कैसे लगती हैं, डेप्थ फर्स्ट अप्रोच में, यानी पहले जाकर मैं F1 तक पहुंचूंगी, फिर दूसरे बेस केस तक, फिर तीसरे बेस केस, फिर चौथे बेस केस, फिर 5वें बेस केस, इस तरीके से। क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं अपने 0th लेवल पर हूँ तो मेरे 2⁻0 कॉल्स होंगे, यानी 1 कॉल होगा। अगर मैं फर्स्ट लेवल पर हूँ, मैंने 0 लेवल से शुरू किया है, फर्स्ट लेवल पर कितने 2⁻1 कॉल्स यानी 2 कॉल्स होंगे। अगर मैं सेकंड लेवल की बात करूँ तो यार 2⁻2 यानी 4 कॉल्स होंगे, 1 2 3 एंड 4, और ये सब अगले वाले हर बार ये मल्टीप्लाई बाय 2 होते जा रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे होते जा रहे हैं, अगर मैं थर्ड लेवल पर हूँ तो मेरे पास 2⁻3 यानी 8 कॉल्स होंगे, और ये ऐसे कर करके कॉल्स मेरे बढ़ते जाएंगे। और अगर मैं टोटल लेवल्स की बात करूँ, मेरे पास कितने रिकर्जन के अंदर लेवल्स होंगे, यहाँ पर मेरे जो कॉल्स हैं 4 से लेकर 1 तक जा रहे हैं या 0 तक जा रहे हैं, क्योंकि मैं टॉप लेवल से बेस केस पर पहुंचना चाहती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, 4 से 3 2 1 0 ऐसे बढ़ रही हूँ। ऐसे ही मैं n = 4 के लिए मैंने ये किया। तो अगर ये नॉर्मल n होता तो मैं क्या करती, n से n-1, फिर n-2, फिर n-3, इस तरीके से जाती। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी n की वैल्यू होती तो मेरे टोटल नंबर ऑफ लेवल्स जो होते इस ट्री के अंदर वो n होते। लेवल्स कहने का मतलब है ये मेरे पहले लेवल की कॉल्स हैं, इन सब ने अपने अगले लेवल को कॉल लगाई या खुद ही को कॉल लगाई, तो ये मेरा सेकंड लेवल बन गया। इसने अगले बार खुद ही को कॉल लगाई तो ये मेरा थर्ड लेवल बन गया। इसने अगली बार खुद ही को कॉल लगाई तो ये मेरा फोर्थ लेवल बन गया। तो इस तरीके से कब तक कॉल्स लग रही हैं, जब तक मेरी इसकी डेप्थ, पूरी ट्री की डेप्थ कितनी नहीं हो जाती, n से लेकर जब तक मैं 1 तक नहीं पहुंच जाती या 0 तक नहीं पहुंच जाती, तो डेप्थ या लेवल्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी n के इक्वल। अब अगर मेरे पास मेरे रिकर्जन ट्री की डेप्थ आ गई तो क्या मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लूँ, विच इज इक्वल टू आपके रिकर्जन ट्री की डेप्थ कितनी है, दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय आपने कितना काम किया है एक सिंगल लेवल के अंदर, यानी इस सिंगल कॉल के अंदर या इस सिंगल लेवल के अंदर कितना काम है, कॉन्स्टेंट काम होता है। दिस इज बिग ऑफ 1, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ n के बराबर।
अब अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो बहुत ही सिंपल लॉजिकल तरीके से निकालेंगे। मैं क्या करती हूँ, हर लेवल्स पर मेरे पास 2 कॉल्स होती हैं, हर लेवल पर 2 चॉइसेस हैं और टोटल लेवल्स कितने हैं, टोटल लेवल्स मेरे पास n है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एक लेवल पर 2 चॉइसेस मल्टीप्लाई बाय अगले लेवल पर 2 चॉइसेस मल्टीप्लाई बाय अगले लेवल पर 2 चॉइसेस मल्टीप्लाई बाय अगले लेवल पर 2 चॉइसेस, इस तरीके से मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। ये है मेरी टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। और ये कितनी बार कॉल जाएंगी, 2 कितनी बार, चॉइस मुझे कितनी बार लेनी है, जितने मेरे लेवल्स हैं। और मेरे लेवल्स कितने, मेरे लेवल्स n के बराबर है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि हर लेवल पर अगर मेरे पास चॉइस है और मैं 2 कॉल्स ले रही हूँ और मेरे पास n लेवल्स है, तो मेरी टोटल कॉल्स हो जाएंगी 2 टू द पावर n के बराबर। और ये टोटल कॉल्स ही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसीलिए फिबोनाची की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लूजली की अगर मैं बात करूं, ऑल्दो इससे भी टाइटली पैक्ड हम निकाल सकते हैं, वो होती है 2 टू द पावर n के बराबर। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं बैक ट्रैकिंग वाले चैप्टर के अंदर। बैक ट्रैकिंग के अंदर और भी ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि रिकर्जन के अंदर ये जो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ये आती कैसे है। तो वहाँ जाके हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी अभी के लिए बता दूँ मैंने किस अप्रोच से निकाला। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो पता ही है कि डेप्थ निकाल लो रिकर्जन ट्री की, उसको मल्टीप्लाई कर दो, हर लेवल पर कितने कॉल्स जा रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना। इसको निकाला कि टोटल लेवल्स कितने हैं, n लेवल्स हैं, और हर लेवल पर कितनी कॉल्स जा रही हैं। मुझे पता है हर लेवल पर मेरे पास 2 कॉल्स एक्स्ट्रा जाएंगी। इस लेवल पे भी 2 चॉइसेस लेनी है, इस पे भी 2 चॉइसेस लेनी है, इस पे भी 2 चॉइसेस लेनी है। तो हर बार 2 टू द पावर n इज माय फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करें तो फिबोनाची के लिए हमने रेकरेंस रिलेशन से भी हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड द मास्टर्स थ्योरम। अब मास्टर्स थ्योरम के बारे में आपको रीडिंग मटेरियल दिया होगा, उसको हम पढ़ सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इंट्यूटिव तरीका सिखा रही हूँ जिसको हम एक्चुअल प्लेसमेंट्स के अंदर यूज़ करेंगे। सारे क्लासिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इंट्यूटिवली या फिर अपना रिकर्जन ट्री बनाकर उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे होते हैं। सारे जो हमारे रिकर्जन के क्वेश्चंस होते हैं या दूसरे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डायरेक्टली रिकर्जन का ट्री बनाकर उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। हम मास्टर्स थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं जो मटीरियल आपको दिया गया है उसमें से। इसके अलावा ये जो रिकर्जन होता है, इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है फिबोनाची की, वो और भी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती है। तो अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन रीड अबाउट समथिंग कॉल्ड गोल्डन रेशियो इन फिबोनाची। ये हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाएगा जब हम गोल्डन रेशियो को पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, डायरेक्टली फिबोनाची की हम nth टर्म भी निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हम जाकर पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, प्लेसमेंट बहुत जल्दी या इंटर्नशिप सीजन बहुत जल्दी नहीं अप्रोच कर रहा। तो बाकी हमने कैसे निकाला फिबोनाची के लिए, ऑल्दो ये हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर था, हमने इसको रिकर्जन ट्री की फॉर्म में निकाला और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली निकाला। रिकर्जन ट्री बनाया, लेवल्स एनालाइज किए एंड उसके बाद हमने इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट किया। अगर फाइनल आंसर की बात करूँ तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई बिग ऑफ 2 टू द पावर n के बराबर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई मेरे पास बिग ऑफ n के बराबर।